हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं 17 जनवरी के करंट अफेयर्स क्विज। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। विद रेफरेंस टू द एंशिएंट तमिल फिलोसोफर सेंट थिरुवल्लुवर एंड हिज वर्क थिरुकुरल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सो यहाँ पे एक तो ये आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यूपीएससी में पीसीएस में हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो बुक्स एंड राइटर्स से रिलेटेड होता है। सो ये अभी तक नहीं पूछा गया है किसी भी एग्जाम में, मतलब यूपीएससी एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछा गया कि थिरुकुरल बुक जो है किसने लिखे। सो ये लिखे थिरुवल्लुवर ने। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। देन यहाँ पे अब हमने करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है इससे रिलेटेड। सो स्टेटमेंट 1 है, द थिरुकुरल इज डिवाइडेड इंटू 3 सेक्शंस, अरम, पोरुल एंड इनबम। सो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है। जो टेक्स्ट है बेसिकली इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है एंड ये जो है ये एक सेक्युलर टेक्स्ट है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो थिरुकुरल जो बुक है ये एक सेक्युलर बुक है, सेक्युलर टेक्स्ट है और ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है, अरम, पोरुल एंड इनबम। इनबम का मतलब होता है लव, लव से रिलेटेड चीज़ें। अरम यानी कि वर्च्यू, पोरुल यानी कि वेल्थ से रिलेटेड चीज़ें इसमें है। तो इसके 3 पार्ट्स हैं, 3 सेक्शंस हैं। सेकेंड स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड है, इट इज़ कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ द पतिनेनकी कनक्कू। सो यहाँ पे जो 18 लेसर टेक्स्ट हैं ऑफ द संगम लिटरेचर। सो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। जो संगम लिटरेचर का 18 लेसर टेक्स्ट है उसका पार्ट माना जाता है इसको, थिरुकुरल को। सो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट भी हमारे बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड है, थिरुवल्लुवर्स फिलोसफी इज स्ट्रिक्टली रिलीजियस एंड प्रोवाइड्स अ डिटेल्ड मैनुअल फॉर वैदिक रिचुअल्स। तो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी, बिकॉज मैंने अभी आपको बताया कि ये जो है ये क्या है, ये एक सेक्युलर टेक्स्ट है। दैट्स वाई स्टेटमेंट 3 जो हो जाएगी हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। सो राइट आंसर इज 1 and 2। सो ऑप्शन ए जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट है, रिगार्डिंग द इंडिया यूएई कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सो यहाँ पे भी हमने करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है इंडिया एंड यूएई की जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है इससे रिलेटेड। सो स्टेटमेंट 1 है, इट वाज द फर्स्ट बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट साइंड बाय इंडिया विद एनी कंट्री इन द मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका रीजन, या फिर मेना रीजन जिसे कहते हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है ये हमारी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ये जो है बेसिकली यूएई पूरे मेना रीजन में फर्स्ट कंट्री बना है जिसके साथ इंडिया ने साइन किया है बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट। सो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड है, अंडर सेपा यूएई प्रोवाइड्स ड्यूटी फ्री एक्सेस टू 99% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स बाय वैल्यू। सो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल करेक्ट हो जाती है। थर्ड स्टेटमेंट है, द एग्रीमेंट एक्सप्लिसिटली एक्सक्लूड्स द सर्विसेज सेक्टर्स टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक प्रोफेशनल्स इन बोथ कंट्रीज। सो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। यहाँ कह रहे हैं कि इस एग्रीमेंट में एक्सप्लिसिटली बाहर रखा गया इस एग्रीमेंट से किसको, सर्विस सेक्टर को। सो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट जो है ये हमारी इनकरेक्ट है, बिकॉज इसमें आईटी, फाइनेंस, ये जो सर्विस सेक्टर है इस पर भी फोकस किया गया है, इसे एक्सक्लूड नहीं किया गया। दैट्स वाई थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी हो जाएगी इनकरेक्ट। यहाँ पूछ रहे थे करेक्ट, राइट आंसर हो जाएगा 1 and 2 ओनली। सो ऑप्शन ए जो होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विद रेफरेंस टू द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2020। अच्छा, रिपोर्ट्स वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ऑर्गेनाइजेशन पता होनी चाहिए एंड इंडिया की रैंक क्या है। ठीक है, इंडिया की रैंक जो रैंकिंग वाली जो इंडेक्सेस आती हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया की रैंक पता होनी चाहिए एंड फर्स्ट रैंक किसकी है एंड लास्ट रैंक भी पता होनी चाहिए। फर्स्ट 3 रैंक पता होनी चाहिए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इंडियन नेबर्स हैं, यानी कि जो इंडिया के नेबर कंट्रीज़ हैं उनकी आपको रैंक थोड़े बहुत आइडिया होना चाहिए, क्योंकि स्टेटमेंट्स में कितनी बार दे देते हैं कि इंडिया ने इसको मतलब इंडिया इससे पीछे रह गया किसी भी चीज़ में। सो इंडेक्सेस में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। सो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026 जो है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, बेसिकली ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती है ये पूछ रहे हैं। सो ये करती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। सो ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और ये हर साल रिलीज करती है। सो कितनी बार स्टेटमेंट्स में पूछ लेते हैं कि बाइनल रिपोर्ट है, कितनी बार तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, बिकॉज ये हर साल रिपोर्ट रिलीज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट। सो फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट से रिलेटेड हमने यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है। सो स्टेटमेंट 1 है, द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया यूजेज द मोदीज एंड वीड्स सैटेलाइट डेटा फॉर द डिटेक्शन एंड मॉनिटरिंग ऑफ फॉरेस्ट फायर्स। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है ये हमारी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है वो मोदीज एंड वीड्स जो है ये सैटेलाइट्स के नेम है, ये यूज़ करती है, ये सैटेलाइट्स यूज़ किया जाता है डिटेक्ट करने के लिए एंड मॉनिटर करने के लिए फॉरेस्ट फायर्स को। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड है, एज पर द नेशनल एक्शन प्लान ऑन फॉरेस्ट फायर्स 2018, जो 2018 का नेशनल एक्शन प्लान है
क्या कह रहे हैं कि द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन लाइज सोलली विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है, जो 2018 का फ्रेमवर्क जो है ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। सो यहाँ पे ये जो हो जाएगा ये हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, क्योंकि फॉरेस्ट एक कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, मतलब फॉरेस्ट सब्जेक्ट जो है ये किसमें, कॉन्करेंट लिस्ट में है। तो ये स्टेट एंड सेंटर दोनों की ही जिम्मेदारी बनती है। दैट्स वाई स्टेटमेंट 2 जो हो जाएगी तो ये हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है, मोर देन 50% ऑफ इंडियाज फॉरेस्ट कवर इज क्लासिफाइड एज एक्सट्रीमली फायर प्रोन एज पर द स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। तो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट जो है ये भी हमारी बिल्कुल इनकरेक्ट है, बिकॉज ISFR के अकॉर्डिंग जो है लगभग 36% फॉरेस्ट कवर जो है वो फायर प्रोन रीजन में है, ना कि 50%। ठीक है, वो भी एक्सट्रीमली फायर प्रोन कह रहे हैं। दैट्स वाई स्टेटमेंट थर्ड जो ये इनकरेक्ट हो जाएगी। जो परसेंटेज है वो है 36%। तो ये पूछ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सेकंड भी इनकरेक्ट थी, थर्ड भी इनकरेक्ट थी। करेक्ट बताना था। द राइट आंसर इज ओनली वन, ऑप्शन ए जो हो जाएगा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, in the context of digital public infrastructure, India has recently integrated its UPI systems with which payment network of the UAE? So, इंडिया के UPI सिस्टम ने किसके साथ बेसिकली एग्रीमेंट हुआ, UAE की कौन सी पेमेंट साइट के साथ? सो द राइट आंसर इज J1, ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विद रेफरेंस टू द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, यानी कि UN क्लॉज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे भी हमने करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है UN क्लॉज से रिलेटेड। सो स्टेटमेंट 1 है, it divides marine areas into 5 main zones including the territorial sea and the exclusive economic zone। so यहाँ पे statement 1 जो है ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो सेकंड स्टेटमेंट है, सेकंड है द exclusive economic zone extends up to 200 nautical miles from the baseline within which the coastal state has sovereign rights over the natural resources। so यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट जो है ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो आपको नॉटिकल माइल पता होना चाहिए, कितने नॉटिकल माइल है, 200 नॉटिकल माइल बेस लाइन से, और इसके अंदर जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज आती हैं ये उस कंट्री के राइट्स होते हैं, जिसके इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में वो सारी नेचुरल रिसोर्सेज आ रही हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड है, India has recently proposed an amendment to UN clause to restrict the passage of nuclear submarines in the Indian Ocean। so यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल इनकरेक्ट है, बिकॉज इंडिया ने ऐसा कोई भी अमेंडमेंट या कोई भी ऐसा बिल नहीं लेके आया। इंडिया बहुत अच्छे से फॉलो करता है। सो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट हो जाएगी हमारी इनकरेक्ट। करेक्ट पूछ रहे थे, द राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Consider the following statements regarding the Sickle Cell Anemia Mission 2047। so Sickle Cell Anemia Mission 2047 से रिलेटेड हमने यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है। सो यहाँ पे इट एम्स टू एलिमिनेट सिकल सेल एनीमिया फ्रॉम इंडिया बाय द ईयर 2047। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। ये सिकल सेल एनीमिया का इसका एम है कि 2047 तक हमने ये पूरा एलिमिनेट करना है इंडिया से। सेकंड है, इट फोकसेस ऑन मास स्क्रीनिंग ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया रिगार्डलेस ऑफ एज और रीजन। सो यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट जो है ये हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी, बिकॉज ये जो अगर हम बात करते हैं जो मेनली फोकस किया गया, प्राइमरी फोकस जो है वो किस पे, ट्राइबल पॉपुलेशन पे। ट्राइबल पॉपुलेशन पे जो प्राइमरी फोकस रखा गया वो ट्राइबल पॉपुलेशन पे रखा गया, और जो हाईली अफेक्टेड स्टेट्स हैं जैसे मध्य प्रदेश, गुजरात, तो ये हाईली अफेक्टेड रीजन्स है सिकल सेल एनीमिया से। तो यहाँ पे ये ज़्यादा टारगेट रखा गया है और पूरी पॉपुलेशन पे नहीं, मतलब जो बेसिकली जो प्राइमरी एरियाज हैं जैसे ट्राइबल पॉपुलेशन हो गई, और जो स्टेट्स हैं जैसे गुजरात, मध्य प्रदेश वाला रीजन, तो यहाँ पे ज़्यादा फोकस है। दैट्स वाई सेकंड स्टेटमेंट जो हो जाएगी हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे, द मिशन इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड थ्रू अ कोलैबोरेटिव एफर्ट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। सो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट जो है ये हमारी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सो फर्स्ट एंड थर्ड जो हो जाएगा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 1 and 3 ओनली। The next question is, the term nearshoring often discussed in the context of global trade fragmentation refers to। so nearshoring क्या है? nearshoring moving production facilities to a country that is geographically close to the home country। so the right answer is option A। the next question is, with reference to the Election Laws Amendment Act, consider the following statements regarding the registration of voters। so यहाँ पे इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट एक्ट जो है इससे रिलेटेड हमने करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है। सो स्टेटमेंट 1 है, द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर 4 क्वालिफाइंग डेट्स इन अ ईयर, जनवरी 1, अप्रैल 1, जुलाई 1 एंड अक्टूबर 1 फॉर एनरोलमेंट इन द इलेक्टोरल रोल। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड है, इट मैंडेट्स द लिंकिंग ऑफ आधार नंबर्स विद द इलेक्टोरल रोल फॉर ऑल एग्जिस्टिंग वोटर्स टू प्रिवेंट डुप्लीकेशन।
सो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी बिकॉज यहाँ पे आधार लिंकिंग जो आधार को लिंक करने वाला जो है ये मैंडेटरी नहीं है ये प्रोविजन, दैट्स वाई सेकंड स्टेटमेंट हो जाएगी हमारी इनकरेक्ट। थर्ड है वॉलंटरी लिंकिंग ऑफ आधार इज अलाउड टू एस्टैब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन सीकिंग रजिस्ट्रेशन। सो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। करेक्ट पूछ रहे थे, द राइट आंसर इज 1 and 3। सो ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 and 3 ओनली। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Davos Manifesto 2020 which remain relevant in the WEF 2026 discussion is primarily associated with। So Davos Manifesto 2020 ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म टू रिप्लेस शेयर होल्डर कैपिटलिज्म। सो ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे सारे क्वेश्चंस जो भी एमसीक्यू थे, जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे आज न्यूज़पेपर में, वहाँ से हमने डिस्कस कर लिया है। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है एमसीक्यू वगैरह की तो आप लोग चैनल पे जाके कर सकते हैं। हमने पूरी लक्ष्मीकांत जो है वो कंप्लीट की है एमसीक्यू के थ्रू। ऐसी हमने एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री भी की है। सो ये सारे चैनल पे आप लोगों को वीडियो मिल जाएंगे, आप लोग जाके वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैराथन भी है, वहाँ भी बहुत अच्छे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। तो ये सारी प्रैक्टिस अगर आपको करनी है क्वेश्चन की तो आप लोग चैनल पर विजिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।